हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए सीडीपी का यानी बाल विकास का एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ये जो वीडियो है ये आपका सीडीपी के लिए है और इसमें मैक्सिमम मैं लगभग 4 पार्ट बनाऊंगा। इस वीडियो के आपके 4 पार्ट होंगे और 4 पार्ट में आपकी पूरी सीडीपी कवर होगी। एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, विश्वास करिए, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अगर आप इतना ही पढ़ के चले जाते हो, इतना ही पढ़ के लास्ट टाइम पे इसी वीडियो को आपको 3 से 4 बार देख लेना है। मतलब जब तक पेपर होने से पहले आपको इसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और जब पेपर हो, पेपर से 1-2 दिन पहले बस आपको करना क्या है, ये वीडियो को रिवाइज करना है बस, ठीक है। रिवाइज करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और सारी चीज़ें एक तरीके से आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, पहला जो चैप्टर आता है आपका, चैप्टर 1 जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण से हम स्टार्ट करते हैं इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो आपका वीडियो जो होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं, बस आपको उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं वंशानुक्रम की। तो वुडवर्थ के अनुसार कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो परिभाषा दे देगा तो पूछ लेगा ये परिभाषा किसके द्वारा, किसके अनुसार है, ठीक है। तो वंशानुक्रम की परिभाषा जो दी है वुडवर्थ ने, वो ये दी है: वंशानुक्रम में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो जीव को शुरू करते समय विद्यमान थे। मतलब जो जीवन को शुरू करते समय विद्यमान थे। जब कोई भी जीव अपने जीवन को शुरू करता है तो उस समय उसके अंदर जो भी कारक शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। इस बस आपको एक तरीके से एज ए स्टेटमेंट आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं जेम्स ट्रेवर पे। माता पिता के शारीरिक गुणों का बच्चे में हस्तांतरण क्या कहलाता है, आपका वंशानुक्रम कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या किया है, माता पिता के शारीरिक गुणों का बच्चों में हस्तांतरण, मतलब गुणों के हस्तांतरण की बात की है किसने, जेम्स ट्रेवर ने। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके अलावा वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है, तो वंशानुक्रम की प्रक्रिया में क्या होता है, माँ के जो अंडाणु होते हैं और पिता के जो शुक्राणु होते हैं, इन दोनों को मिलकर के क्या बनता है, आपका युग्मनज बन जाता है, ठीक है। युग्मनज प्लस प्लास्टोलिस्ट बनता है, ठीक है। बस आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से पढ़ते चलिए, ठीक है। ज़्यादा आपको अंदर नहीं जाना है, क्योंकि बेसिकली आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा। इसी से तो क्या हुआ, जो आपको युग्मनज, जायगोट का निर्माण किससे होता है, जायगोट का निर्माण अंडाणु और शुक्राणु से होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माता पिता से 23 जोड़े गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। कितने जोड़े गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, 23 जोड़े, इंपॉर्टेंट है ये। जिसमें 23 शुक्राणु होते हैं और 23 अंडाणु होते हैं, ठीक है। और जिसमें 22 क्या होते हैं, 22 जोड़े सेम होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है वो लड़की और लड़के में दोनों के लिए अलग अलग होता है। लड़की में दोनों जो होते हैं वो XX होते हैं और एक लड़के में एक X होता है, दूसरा क्या होता है, Y होता है। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ध्यान रखना, 46 क्रोमोसोम होते हैं। बेसिकली बात है, मतलब बेसिक से हमें पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, बस वही। अगला देखिए, वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या कहता है। वंशानुक्रम के कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे भिन्नता का सिद्धांत है। तो भिन्नता का सिद्धांत सिंपली ये कहता है कि प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या होता है, अलग होता है। बस ये ध्यान रखना है, प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या होता है, अलग होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। फिर है प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, देखो, प्रत्यागमन का मतलब होता है विपरीत गुण का होना, ठीक है। प्रति आगमन मतलब जो चीज़ आ रही है उसके विपरीत में जाना, मतलब विपरीत गुणों का पैदा होना। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो प्रत्यागमन सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों के गुण जो होते हैं वो माता पिता से अलग होते हैं। जैसे अब कभी कभी आपने देखा होगा कि पिता छोटे होते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, उनकी लंबाई ज़्यादा निकल जाती है। माता पिता अगर काले हैं तो बच्चे गोरे हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो सिद्धांत होता है वो प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। फिर अगला जो है वो आपका है शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो शुद्ध गुणों की ओर देखो, शुद्ध गुण का मतलब क्या होता है, जो आपका प्योर होता है। तो प्योर क्या होता है, जैसे मान लो, जो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे माता सांवली है, पिता कैसे हैं, काले हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा पैदा होगा, काला पैदा होगा। क्यों काला पैदा होगा, क्योंकि जो शुद्ध गुण, शुद्ध जो रंग माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, शुद्ध रंग जो माना जाता है वो काला माना जाता है। भाई सांवला तो मिक्सचर होता है, काला, प्योर सफ़ेद, ये क्या होते हैं, बिल्कुल शुद्ध रंग होते हैं। तो
तो हमेशा जो गुण होते हैं वो शुद्ध गुणों की ओर जाते हैं, ठीक है। तो अगर माता सांवली है पिता काला है तो बच्चा कैसा होगा, काला पैदा होगा, क्योंकि शुद्ध गुणों को अर्जित करना चाहता है वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बीजमैन या सेल का सिद्धांत क्या कहता है? भाई ये बीजमैन या सेल का सिद्धांत ये कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है वो गुणसूत्रों के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। अगला देखिए, गाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है? गाल्टन का सिद्धांत, या इसको हम जीव गणना का सिद्धांत भी कहते हैं, तो बच्चों के अंदर जो गुणों का आगमन जो होता है वो केवल माता पिता से नहीं होता, वो उनके पूर्वजों से भी हो जाता है। तो गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों के अंदर जो गुणों का स्थानांतरण होगा वो सिर्फ और सिर्फ माता पिता से नहीं होगा, वो उसके पूर्वजों से भी होगा, ठीक है। मतलब दादा दादी से भी वो अपने गुणों को अर्जित कर सकता है, या हो सकता है नाना नानी से भी कर सकता है, ठीक है। अगला देखिए, डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है? डार्विन के अनुसार वंश परंपरा में परिवर्तन बच्चे में नए गुण पैदा करता है, क्योंकि बच्चा वातावरण से संघर्ष करके नए गुणों को अर्जित कर लेता है। तो डार्विन का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि भाई कि जो कभी कभी क्या होता है, केवल आनुवांशिक गुण ही जिम्मेदार नहीं होते। आनुवांशिक गुण ही ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चे ही लंबे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जब इस पृथ्वी पर आता है तो वो क्या करता है, संघर्ष करता है, और संघर्ष ही बच्चे के अंदर क्या होते हैं, नए गुण को पैदा कर देते हैं। जैसे आपने जिराफ देखा होगा, जिराफ की जो पहले गर्दन हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी, वो आपकी लंबी नहीं हुआ करती थी भाई, छोटी गर्दन हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि जंगलों में जो झाड़ियाँ हुआ करती थी वो थोड़ी ऊंचाई पर हुआ करती थी, तो उन झाड़ियों को खाने के लिए वो क्या करते थे, अपने गर्दन को ऊपर उठाया करते थे। जब वो गर्दन को ऊपर उठाया करते थे तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, ये एक तरीके से वातावरण से संघर्ष कर रहे हैं, तो ये मतलब हजारों सालों की प्रक्रिया के फलस्वरूप उनकी गर्दन क्या होने लगी, लंबी हो गई, ठीक है। कैसे लंबी हुई? वातावरण से संघर्ष करके। तो यही कहता है डार्विन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब हम आ जाते हैं वातावरण की, हम यहाँ पे बात करेंगे वातावरण की। तो देखो वातावरण का मतलब यहाँ पे क्या है, वातावरण जो है यहाँ पे दो प्रकार का होता है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। तो इसमें क्या है आपका, अब देखो आंतरिक वातावरण का मतलब क्या है, जो माँ के गर्भाधान का जो समय होता है के समय जो उसके अंदर का वातावरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक वातावरण कहते हैं। और बाह्य वातावरण क्या होता है, जैसे जब बच्चा जब दुनिया में आ जाता है तो कई सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, जैसे भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में क्या कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जलवायु आ जाएगी, तापमान आ जाएगा, हवा आ जाएगी। तो ये क्या है, आपका भौतिक वातावरण है, ये क्या करती हैं, बच्चों को प्रभावित करेंगी, ठीक है। फिर क्या है, सामाजिक। सामाजिक वातावरण का मतलब क्या है, देखो सामाजिक वातावरण का मतलब है जो आसपास के समाज जो होता है, आसपास के समाज ने जो नियम बनाए हैं वो क्या करेंगे, उस पर इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। मानसिक वातावरण और सांवेगिक वातावरण, ये सब क्या है आपके, ये बाह्य वातावरण में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि वंशानुक्रम व वातावरण गुणात्मक होता है, योगात्मक नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि वंशानुक्रम व वातावरण का जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है, गुणात्मक या योगात्मक। ध्यान रखना गुणात्मक होता है, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर है वो है आपका वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, इसमें देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभिवृद्धि, अभिवृद्धि क्या होती है, हमारे शरीर की संरचना व आकार का बढ़ना ही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। जैसे लंबाई बढ़ना, भार का बढ़ना, ये सब क्या आता है, अभिवृद्धि में आ जाता है। विकास क्या होता है, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक व संवेगात्मक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। विकास बालक में गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, ये किसने कहा है, ये आपके हरलॉक ने कहा है, ठीक। और इसके अलावा अगर स्किनर की बात करें तो स्किनर ने क्या कहा है, विकास एक क्रमिक व मंद गति से होने वाली प्रक्रिया है। तो अगर गर्भावस्था से जीवन पर्यंत की बात करें तो किसने कहा है, ये हरलॉक ने कह दिया है, ठीक है। मैं इसको एक हाईलाइट कर देता हूँ, अभी रुकिए, मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट। तो विकास जो है आपका बालक में गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है, ये आपका हरलॉक ने कहा है। और विकास एक क्रमिक व मंद गति से होने वाली प्रक्रिया है, ये किसने कहा है, ये आपका स्किनर ने कहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हालांकि नोट्स में इधर उधर हो गया, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी हिसाब से पढ़ते रहिए, ठीक है।
तो हरलॉक बात करते हैं गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक की, और स्किनर बात करते हैं क्रमिक और मंद गति से होने वाली प्रक्रिया की। ठीक है, अब बात करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि जो होती है, देखो, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सभी को पता होगा। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ठीक है, और विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। मतलब वृद्धि को आप बाह्य रूप से देख सकते हो, ठीक है, आंतरिक वृद्धि को आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसका स्वरूप जो होता है वो बाह्य होता है। वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता, लेकिन विकास का एक क्रम होता है। विकास का क्या होता है? एक क्रम होता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, ये परिमाणात्मक होती है, इसका एक परिमाण होता है, लेकिन ये इसको हम माप नहीं सकते, ये परिमाणात्मक नहीं होती, इसको परिमाण में व्यक्त नहीं कर सकते। परिमाण का मतलब समझते हो? जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति की लंबाई कितनी है, 170 सेंटीमीटर है, तो ये परिमाण में हमने व्यक्त कर दिया। हम कभी कहते हैं कि विकास कितना है, 170 सेंटीमीटर या 2 किलो विकास है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा वेट जो है वो अभी 60 किलोग्राम है, लेकिन विकास को नहीं कह सकते कि विकास हमारा 60 किलोग्राम है। तो एक तरीके से यही होता है, परिमाण का मतलब होता है जिसको हम माप सकते हैं वो परिमाणात्मक होता है, जिसको नहीं माप सकते वो परिमाणात्मक नहीं होता। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, भाई सिंपल सी बात है। वृद्धि अगर हो रही है तो आपका विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े लोग होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका विकास नहीं हो पाता, उनके अंदर बुद्धि नहीं आ पाती, उनके अंदर क्वालिटीज़ नहीं आ पाती। लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। भाई आपने देखा होगा कभी कभी बहुत छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं, उनका माइंड जो है बहुत जल्दी विकसित हो जाता है और वो अच्छे अच्छे गुणों को धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में ऑप्शंस को बना सकता है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा सही है, तो आपको एक कथन के रूप में दे सकता है। 2 कथन दे दिया कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, या दोनों सही हैं, या इनमें से कोई सही नहीं है। ध्यान रखना, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। वृद्धि दिशाहीन होती है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई हैं। जैसे अगर हम बात करें भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार, तो भारतीय हिंदू ग्रंथों में शैशवावस्था जो बताई गई है वो जन्म से 5 वर्ष तक बताई गई है, बचपनावस्था 5 से 10 वर्ष तक बताई गई है, बाल्यावस्था 10 से 15 वर्ष तक बताई गई है, और प्रौढ़ावस्था 15 से ऊपर जितनी भी जो भी एज होती है वो उसको प्रौढ़ावस्था में रखा गया है। यह है भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार। लेकिन फ़िलहाल ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे जो अवस्थाएं आपको दिख रही हैं, ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं एक बाल विकास की सामान्य अवस्थाएं इनको कहा जाता है। ये आप ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए। प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है वो आपकी गर्भाधान से जन्म तक है। शैशवावस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष तक है। बाल्यावस्था है वो 3 से 11 वर्ष तक है। किशोरावस्था जो है 12 से 16 वर्ष तक है। वयस्कावस्था जो है वो 18 से 60 वर्ष तक है। और वृद्धावस्था 60 वर्ष से ऊपर जो होती है वो वृद्धावस्था होती है। फिलहाल आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अन्य जो मनोवैज्ञानिक है जैसे हरलॉक हो गए, तो हरलॉक ने भी अपना एक अलग विभाजन दिया है। जैसे इनके अनुसार कहा जाए तो गर्भावस्था जो होती है वो जन्म से 280 दिन तक होती है। शैशवावस्था है वो जन्म के बाद से 14 डेज तक होती है। बचपनावस्था 14 डेज टू 2 ईयर्स तक होती है। बाल्यावस्था 2 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 11 वर्ष से 21 वर्ष तक होती है। तो फिलहाल ये बस फैक्ट याद करते हुए चलिए। नथिंग आपको कुछ भी और याद नहीं करना है, बस फैक्ट याद कर लोगे और आपके एग्जाम में फैक्ट ही आते हैं। यूपी टेट क्या है? पूरा फैक्चुअल बेस है, तो बस फैक्ट याद करने हैं। तो हरलॉक ने किशोरावस्था को भी 3 अवस्थाओं में बांट दिया है: पूर्व किशोरावस्था, आरंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। सिंपल। पूर्व किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष तक, आरंभिक 13 से 17 वर्ष तक, और उत्तर 17 से 21 वर्ष तक, ठीक है। आगे देखते हैं अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। अर्नेस्ट जोन्स ने शैशवावस्था जो है 0 से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर तक की जो होती है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे बात हम करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रायड ने जो है
फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड ने एक कथन है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो वह प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। मतलब ये जोर देते हैं कि मुख्य रूप से इन्होंने जोर दिया शैशवावस्था में। मतलब ये शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो ये डिसाइड कर देती है कि बच्चे को क्या बनना है आगे। ठीक है, आगे देखते हैं वाटसन भी क्या कहते हैं। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। वाटसन भी यही कह रहे हैं कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा और जो विकास की तीव्रता होती है वो किसी विकास की अन्य अवस्था से अधिकतम होती है, यानी सबसे अधिक विकास जो होता है वो शैशवावस्था में माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं, जैसे शैशवावस्था में हम बात करेंगे, हम दो पहलुओं पर मुख्य रूप से बात करेंगे, शारीरिक विकास और मानसिक विकास पे। ठीक है, क्योंकि शारीरिक विकास और मानसिक विकास से ही आपके एग्ज़ाम में अभी तक प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास क्या, बच्चे का जो भार होता है वो 3 से 4 किलोग्राम होता है। कब? शैशवावस्था में। लंबाई जो होती है वो 1.5 से 1.3 फीट तक बच्चे की लंबाई हो जाती है। मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है। 6 माह बाद बच्चे के दूध के दांत निकल आते हैं। 1 वर्ष में बच्चे के 8 दांत निकल आते हैं और 4 वर्ष में बच्चे के अस्थायी दांत निकल आते हैं, जो कि कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20 है। 6 वर्ष में स्थायी दांत निकल आते हैं। ठीक है, तो यानी फुली जो स्थायी दांत होते हैं, पूरे स्थायी दांत जो होते हैं वो 6 वर्ष की अवस्था में निकल आते हैं और अस्थायी दांत 4 वर्ष की अवस्था में निकल आते हैं। इसके अलावा कुछ इसकी क्वालिटीज़ हैं शैशवावस्था की, हालांकि हम आगे बात भी करते रहेंगे कि शैशवावस्था में जो होते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण समझते हो? मतलब बच्चा जो होता है वस्तुओं को पहचानने लगता है, वस्तु की जो प्रतिमा होती है उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाती है। अगर बच्चे के सामने कोई वस्तु रखी हो जिससे वो खेल रहा हो, ठीक है, और उस वस्तु को आप छुपा दो और छुपा के आप रख दो, तो बच्चा क्या होता है? तुरंत उस वस्तु को पहचान लेता है, उस वस्तु को ढूंढ लेता है। तो ये है वस्तु स्थायित्व का गुण। ठीक है, या कोई ऐसी वस्तु हो जो जैसे अपनी मम्मी को पहचान लेता है बच्चा, या अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, उनको पहचान लेता, तो ये एक स्थायित्व आ जाता है उसके मस्तिष्क में। इसके अलावा देखें हम तो संवेदी इंद्रियों द्वारा वस्तुओं को समझने का जो प्रयास किया जाता है, मतलब सबसे अधिक जो संवेदी इंद्रियों का प्रयोग होता है वो शैशवावस्था में होता है। इसके अलावा तो फ्रायड ने आपकी 3 अवस्थाएं बताई हैं फ्रायड ने। तो एक तो अवस्था है इदम, यानी जिसे हम ईड कहते हैं, फिर अहम, फिर परम अहम। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इदम जो होता है वो किस में पाया जाता है? शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा हावी होता है इदम। अब बात आती है कि इदम होता क्या है, हालांकि आगे भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इदम क्या होता है? इदम जो होती है व्यक्ति के व्यक्तित्व की वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ईड मतलब खुद के बारे में सोच रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है तो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, उसकी खुद की इच्छा पूर्ति हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया कहीं भी जाए, दुनिया मर जाए, कुछ भी हो जाए, उसका अपना अपना जो है फ़ायदा होना चाहिए। इसे हम कहते हैं, इस प्रवृत्ति को इदम कहते हैं। ठीक है, दुनिया से मतलब नहीं है। ठीक, तो इदम हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्या है, 4 संवेगों का विकास यहाँ पे मुख्य रूप से होता है, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि जन्म के साथ बालकों की जो हड्डियाँ होती हैं वो 270 होती हैं। सारे देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। बच्चों की हृदय की धड़कन जो होती है जन्म के समय वो 140 पर मिनट होती है, मतलब 140 बार धड़कता है 1 मिनट में। और शैशवावस्था को निर्माण काल भी कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, शैशवावस्था को निर्माण काल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हर एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट छिपा हुआ है, बस आपको पढ़ना है। जैसा पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाइए, बस सुनते जाइए, और जब तक एग्ज़ाम हो तब तक आप इस वीडियो को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना, डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। बात कर लेते हैं मानसिक विकास की। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? बात कर रहे हैं शैशवावस्था की, शैशवावस्था की बात कर रहे हैं।
तो शैशवावस्था जो होती है वो आपकी, इस शैशवावस्था में हमने बात कर ली शारीरिक विकास की, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होता है, कौन सा विकास, मानसिक विकास किस प्रकार का होता है। तो मानसिक विकास के अगर हम बारे में बात करें तो 2 वर्ष में बालक में 100 से 200 शब्दों का भंडार हो जाता है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, ठीक है। ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये आपको पूछ सकता है। फ्राइड क्या कहते हैं, बालक को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 महीने में, तो 4-5 वर्षों में बन जाता है। आगे हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बाल्यावस्था की, भाई अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने शैशवावस्था पढ़ लिया। शैशवावस्था के बाद क्या आएगी, बाल्यावस्था। और शैशवावस्था में हमने पढ़ा था कि फ्रायड ने व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं बताई थी, इदम, ईगो, सुपर ईगो, यानी ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो इदम जो है यानी ईड जो है वो कहाँ पाया गया, वो आपका शैशवावस्था में पाया गया, जो कि हमने अभी बात की, ठीक है। बाल्यावस्था जो है आपकी वो 3 से 11 वर्ष तक की होती है और इसमें मूर्त चिंतन पाया जाता है। कौन सा चिंतन पाया जाता है, मूर्त चिंतन पाया जाता है। और यहाँ पे इसमें जो है फ्रायड के अनुसार ईगो किस में पाया जाता है, बाल्यावस्था में पाया जाता है। बाकी ईगो क्या होता है आगे बात करेंगे। अब बाल्यावस्था में फिर अगेन हम बात कर लेते हैं किसकी, शारीरिक विकास की। तो शारीरिक विकास जो होता है वो 6 से 12 वर्ष तक का जो होता है इसमें शारीरिक विकास आपका। और लंबाई जो होती है वो 2 से 3 इंच प्रति वर्ष बालकों की लंबाई बढ़ती है। भार जो होता है बाल्यावस्था के अंतिम चरण तक कितना हो जाता है, 80 से 85 पाउंड हो जाता है, ठीक है। कब होता है, अंतिम चरण तक। और 1 पाउंड में 450 ग्राम होता है, बाकी आप चाहो तो किलोग्राम में बदल सकते हो इसका यूज़ करके। मस्तिष्क शरीर के भार का 10% मस्तिष्क भार होता है, मतलब मस्तिष्क जो होता है वो उसका भार कितना होता है, शरीर के भार का 10%, ठीक है। मान लीजिए अगर शरीर का भार 60 किलोग्राम है, ठीक है, तो 60 किलोग्राम का अगर 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6 किलोग्राम, ठीक है। यानी फिलहाल तो बाल्यावस्था में 60 किलोग्राम वेट तो नहीं होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में 60 किलोग्राम वेट नहीं होता है, बाल्यावस्था में मैक्सिमम कितना वेट होगा आपका, 20 किलोग्राम, ठीक है। ये मान के चलो 20 का अगर आप निकालोगे 10% तो कितना जाएगा, 2 किलोग्राम का मस्तिष्क हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ मान सकते हो। हड्डियाँ जो होती हैं बाल्यावस्था में 350 होती हैं, ध्यान रखना। दांत जो होते हैं 32 जाते हैं और हृदय की धड़कन जो होती है 85 होती है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस आपको जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ते हुए चलना है, डेट्स इट। आगे देखिए बाल अवस्था की विशेषताएं क्या है। इसको अनोखा आयु का काल किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। पुरस्कार एवं दंड की अवस्था किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। जिज्ञासा का उत्पन्न होना किस में होता है, ये बाल्यावस्था में होता है। मूर्त वस्तुओं पर सोचने की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। आवृत्तियों को पहचानना, आकृतियों को पहचानना, यहाँ पे क्या है, आकृतियों को पहचानना किस में होता है, आपका बाल्यावस्था में पहचान सकता है। सहयोग, प्रेम और सहानुभूति का निर्माण, दूसरों का निरीक्षण करके सीखना, मित्रों की संगति, विद्यालय जाने की उम्र, खिलौने की आयु, आज्ञाकारिता की आयु, ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, बाल्यावस्था की हैं। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ एक तरीके से एक जगह कंप्राइज होकर के पढ़ा रहा हूँ और इससे बाहर बिलीव में कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, ऊपर हम शैशवावस्था की विशेषता के बारे में बात करना भूल गए थे, लेकिन यहाँ बात कर लेते हैं। शैशवावस्था की जो विशेषता पहली है वो है अनुकरण करके सीखना। इसमें जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। बच्चा पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है और आत्म प्रेम की भावना यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे हम, अगला यहाँ पर देखते हैं ऑडिपस। देखो ऑडिपस क्या है, देखो ऑडिपस जो है ये भी, इसकी संकल्पना किसने दी थी, ये भी संकल्पना दी थी फ्रायड ने। फ्रायड जो थे इन्होंने ये कहा था कि बच्चों में जो होती है बाल्यावस्था में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ बच्चों में सबसे अधिक तीव्र होती हैं। पहली ग्रंथि है ऑडिपस, दूसरी होती है इलेक्ट्रा। तो कन्फ्यूजन ये हो जाता है बच्चों में कि भाई ऑडिपस लड़कों में होती है लड़कियों में, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है। तो ध्यान रखना, ऑडिपस, ऑडी से क्या निकालोगे, डैडी, ऑडी से डैडी, और डैडी क्या होते हैं, लड़का होता है। तो पहली बात तो क्या है कि जो ऑडिपस ग्रंथि होगी वो किस में पाई जाएगी, लड़कों में पाई जाएगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे लड़कों में पाई जाएगी, तो लड़के किसके प्रति आकर्षित होंगे, पिता के प्रति या माता के प्रति। ऑब्वियस ही बात है कि लड़के माता के प्रति आकर्षित होते हैं और पिता से द्वेष की भावना रखते हैं। ऐसी इलेक्ट्रा, देखो इलेक्ट्रा से फीलिंग आ रही है, एक तरीके से ये स्त्रीलिंग का की फीलिंग दे रहा है इलेक्ट्रा, और ऑडिपस एक पुरुष की फीलिंग दे रहा है, मतलब पुल्लिंग की फीलिंग दे रहा है। तो इलेक्ट्रा जो है किसमें पाई जाएगी, ये स्त्रीलिंग की फीलिंग दे रहा है, तो लड़की में पाई जाएगी। और लड़की किसके प्रति आकर्षित होंगी, अपने पिता के प्रति आकर्षित होंगी। ध्यान रखना, ये ग्रंथि सिर्फ और सिर्फ बाल्य अवस्था में ही तीव्र होती है। बाकी जैसे किशोरावस्था की ओर हम आते हैं, तो ये जो ग्रंथियाँ होती हैं धीरे धीरे इनका प्रभाव कम होता जाता है, यानी खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था आ गई। देखो मैंने क्या कहा, इदम किस में है, इदम किसकी विशेषता हो गई, आपकी इदम विशेषता हो गई शैशवावस्था की। अहम बाल्यावस्था की। परम अहम यानी सुपर ईगो किसकी हो गई, किशोरावस्था की हो गई। ठीक है, मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, किशोरावस्था ही वर्तमान शक्ति व आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये वाला जो कथन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, किशोरावस्था की विशेषताएं देख सकते हैं, तूफान की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था, देश प्रेम की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, सजने संवरने की अवस्था, जिसको हम एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, वीर पूजन काल, मानसिक विकास यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाता है, सोचने की जो क्षमता होती है वो पूर्ण रूप से तार्किक व औपचारिक होती है, और स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना पाई जाती है। बाकी हम बात कर लेते हैं पूर्णावस्था की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पूर्णावस्था जो होती है वो 18 से 60 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है जन्नात्मकता। जन्नात्मकता की अवस्था इसको कहा जाता है। अब बात आती है कि जन्नात्मकता की अवस्था इसको क्यों कहा जाता है, कि जन्नात्मकता होता क्या है। जन्नात्मकता को इंग्लिश में कहते हैं जनरेटिविटी। इसका मतलब होता है कि आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना। ठीक है, तो जो जैसे मान लो अभी हम अगर पानी को सेव करें, बचा रहे हैं, पानी का यूज़ कम कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, हम अपनी आगे, जिससे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी को पानी की समस्या से ना जूझना पड़े। तो एक तरीके से हम आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जन्नात्मकता कहते हैं, जो 18 से 60 वर्ष की अवस्था में होती है। फैसला लेने में हम इस समय सक्षम हो जाते हैं, और पारिवारिक गतिविधियों में ज़्यादा रहना इस समय हम पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। इम्पोर्टेंट सिद्धांत है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला सिद्धांत जो आता है वो आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है कि भाई दो व्यक्तियों के बीच विकास का जो क्रम होता है वो समान होता है, किंतु विकास भिन्न भिन्न होता है। क्रम हमेशा दो व्यक्तियों में समान होगा। जैसे बच्चा पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, तो पहले बच्चे के अंदर अस्थायी दांत आते हैं, फिर दूध के दांत आते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है, क्रम होता है। जो क्रम जो होता है सेम पैटर्न हर एक बच्चे में फॉलो होता है, लेकिन जो विकास होता है, विकास की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। किसी बच्चे का विकास पहले हो जाता है, किसी बच्चे का विकास बाद में होता है। तो ये कहता है समान प्रतिमान का मतलब समान क्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विकास की दिशा जो होती है वो सिर से पैर की ओर होती है, जिसे हम मस्तकाधोमुखी या सिरा पदामुखी सिद्धांत भी कहते हैं, या इसको हम सेफेलोकॉडल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म यहाँ ध्यान रखो। सेफेलोकॉडल का मतलब क्या है, सिर से पैर की ओर। मस्तकाधोमुखी या सिरा पदोमुखी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है कि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, और एक दिशा ये भी है, विकास की दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत, समीप दूराभिमुख सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। फिर एक सिद्धांत आता है निरंतरता का सिद्धांत, विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं। भिन्नता का सिद्धांत कि प्रत्येक व्यक्ति में विकास जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं अपनी उंगलियों से चारों तरफ जड़े हुए कपड़ों को समान रूप से पकड़ना सीख लेते हैं, और बाद में उन्हीं उंगलियों से वो पेन, गिलास, कप वगैरह आदि पकड़ना सीख जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, सामान्य से पहले तो बच्चा सामान्य क्रिया करता है। जैसे सामान्य क्रिया का मतलब ये है कि
अपनी उंगलियों से कपड़ा पकड़ लिया सामान्य रूप से, ठीक है। तो कपड़ा पकड़ना एक तरीके से विशिष्ट क्रिया नहीं, विशिष्ट क्रिया क्या होगी जब उन्हीं हाथों से वो पेन पकड़ेगा, गिलास पकड़ेगा या कोई अन्य चीज़ पकड़ेगा, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। जैसे पहले अस्थायी दांत आते हैं तो वो सामान्य है, फिर आपके स्थायी दांत आते हैं, वो आपके लिए विशिष्ट हैं, ठीक। एकीकरण का सिद्धांत, तो एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बच्चे के प्रत्येक अंग का विकास एक साथ होगा। ऐसा नहीं है कि केवल हाथ बढ़ रहा है या केवल नाक बढ़ रही है या केवल पैर ही बढ़े जा रहे हैं। अगर आपके पैर बढ़ रहे हैं तो आपके हाथ भी बढ़ेंगे, हाथ बढ़ेंगे तो आपके बाल भी बढ़ेंगे, मतलब सबका विकास जो होता है एक साथ होता है। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। फिर है पूर्वानुमान का सिद्धांत। हम ये एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास जो है वो किस दिशा में होगा। कहते नहीं है कि कभी कभी बच्चों कहते हैं कि ये आगे बड़ा होकर के पायलट बनेगा या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, तो एक तरीके से हम विकास की दिशा को हम यहाँ पर भांप लेते हैं। अगला है विकास का वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। विकास जो होता है वो एक तरीके से वर्तुलाकार गति में होता है। मैं समझाता हूँ इसको। देखो, आपका एक जीवन है और जीवन में आपके हमेशा बाधाएं आती रहेंगी। तो जब बाधाएं आती हैं तो विकास की के मार्ग में रुकावट भी आती है। तो विकास क्या होता है, कभी कभी पीछे हो जाता है। जैसे मान लो मैं अगर आगे बढ़ा इस तरीके से आगे बढ़ा। अब जब आगे बढ़ रहा हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे मान लो रुकावट आ गई। तो रुकावट आ गई, मान लो कुछ भी रुकावट हो सकता है बीमार पड़ जाओ, अन्य कोई रुकावट हो गई, तो फिर आप क्या करोगे, पीछे की तरफ मुड़ोगे। फिर अगर आप सही हो गए फिर आगे जाओगे, फिर रुकावट आई फिर पीछे की तरफ मुड़ गए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे की तरफ मुड़ गए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे की तरफ मुड़ गए, फिर आगे बढ़े। पीछे की तरफ क्यों मुड़ रहा है, क्योंकि आपके मार्ग में बाधाएं आ रही हैं। तो इस तरीके से विकास जो है वर्तुलाकार गति, इसको हम क्या कहते हैं, वर्तुलाकार गति कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो वर्तुलाकार गति का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति का जो विकास होता है उसके जीवन में आने वाली बाधाओं के कारण नियमित गति से नहीं होता बल्कि वर्तुलाकार गति से होता है। फिर अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत का मतलब नॉर्मली ये एकीकरण के सिद्धांत से संबंधित है कि मतलब विकास जो होता है, अगर आपका विकास हो रहा है तो आपका मानसिक विकास भी होगा, मानसिक विकास हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका शारीरिक विकास भी होगा, तो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। कहते नहीं है कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये सही चीज़ हो गई यहाँ पे। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होता है अलग अलग व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। फिर अब यहाँ पर आ जाते हैं हम ब्रॉन फैन ब्रेनर का पर्यावरणीय घटक का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखो, ब्रॉन फैन ब्रेनर ये क्या कहते हैं, इनके सिद्धांत को हम सामाजिक संवेगात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो जैसे आपको पता है ना कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, मान लो ये हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ पे सबसे पहले क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपका पड़ता है क्षोभ मंडल, फिर क्या पड़ता है समताप मंडल, ठीक है, फिर क्या पड़ता है मध्य मंडल, फिर क्या पड़ता है आपका मध्य मंडल के बाद आपका पड़ता है आयन मंडल, ठीक है, फिर आपका पड़ता है बहिर्मंडल। तो इस तरीके से तो होता क्या है कि पृथ्वी जो है इस तरीके से घिरी हुई है। सबसे पहले क्षोभ मंडल से घिरी हुई है, फिर समताप मंडल से घिरी हुई है, फिर मध्य मंडल से घिरी हुई है, फिर आयन मंडल से घिरी हुई है। तो यही सिद्धांत ये कहते हैं कि जिस प्रकार जो मतलब पृथ्वी जो है भिन्न भिन्न प्रकार के आपके वातावरण से घिरी हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार की लेयर से, मतलब क्षोभ मंडल समताप मंडल इन सब से घिरी हुई है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति के चारों ओर भी कई सारे मंडल काम करते हैं। तो तभी तो उनको कहा गया, देखो तभी इनके सिद्धांत को कहा गया पर्यावरणीय घटक का सिद्धांत। तो एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के सबसे पहले क्या आता है, लघु मंडल आता है। ये व्यक्ति हो गया, मान लो लघु मंडल आता है, फिर इसके चारों ओर मध्य मंडल आता है, फिर आपका बाह्य मंडल आता है, फिर वृहद मंडल आता है, फिर आपका घटना मंडल आता है। तो इस तरीके से व्यक्ति जो होता है इन सारे मंडलों से घिरा रहता है। तो सबसे पहले व्यक्ति का क्या पड़ता है, लघु मंडल पड़ता है। तो लघु मंडल में आप देखते होंगे इसमें जो इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो द्विदिशात्मक होती है। मतलब लघु मंडल का मतलब है कि जो बच्चे के सबसे पास में है, और बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास में कौन होता है, तो सबसे पहले संपर्क में आता है वो अपने भाई बहनों के, माता पिता के, मित्र मंडली जो होती है वो उसके लघु मंडल में रखी जाती है। सबसे पास में जो पाया जाएगा वो यही मंडल तो पाया जाता है। जब बच्चा माता पिता या शिक्षक से अंतःक्रिया करता है तब शिक्षक बच्चे को पुरस्कार व दंडित मतलब करता है, जिसके कारण इसकी प्रवृत्ति द्विदिशात्मक होती है। मतलब द्विदिशात्मक का मतलब ये हुआ कि बच्चों को अगर पुरस्कार दिया जा रहा है तो वो उस चीज़ को सीख लेगा, उस चीज़ को अच्छा मानेगा। जब उसको दंडित किया जा रहा है तो उसकी नज़र में वो चीज़ क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो कहने का मतलब द्विदिशात्मक होती है।
आगे देखो सिंपल सा समझना है, और वैसे इतना अंदर नहीं पूछेगा, और मतलब यही पूछ लेगा कि मंडल्स कितने होते हैं, ठीक है। मंडल तो आपको पता ही है, सबसे पहले होता है लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहद मंडल, घटना मंडल, लेकिन इसका क्रम ध्यान रखना है बस आपको। आगे बढ़ते हैं। मध्य मंडल में क्या हो जाता है, लघु मंडल के किन्हीं दो घटकों के बीच की अंतःक्रिया जो होती है वो मध्य मंडल में होती है। फिर इतना ज़्यादा हमें समझना नहीं है, बाकी समझा दूंगा मैं आगे, कभी भी मैंने डिटेल्ड में अगर वीडियो बनाए तो मैं आपको समझा दूंगा। फिर है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल के अंतर्गत ऐसे संगठन आते हैं जिनसे बच्चों का कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता होता है, जैसे आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं, जनसंचार के माध्यम। तो बाह्यमंडल का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें बच्चे से संपर्क में नहीं होती लेकिन बच्चों को प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए घर की आर्थिक स्थिति हो गई, तो बच्चा क्या जाने आर्थिक स्थिति के बारे में भाई, लेकिन उसको प्रभावित करती है। स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, जनसंचार सेवाएं हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, बच्चों को प्रभावित करेंगी। इसके अलावा देखो बृहद मंडल, सांस्कृतिक मूल्य, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक प्रथा आदि किसमें आती हैं, बृहद मंडल में आती हैं। घटना मंडल क्या होते हैं, घटना मंडल में वे घटना सम्मिलित रहती हैं जो छात्र के जीवन का अथवा उसके जन्म से पूर्व उसके परिवार में घटित होती हैं। मतलब एक घटना जो होती है घटना, वे घटनाएं आ जाती हैं जो छात्र के जीवन से संबंधित हो या जीवन से पूर्व कोई घटना घटित हुई हो, जैसे विवाह विच्छेद हो गया, ठीक है, या माता पिता से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो ये घटना मंडल में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई यहाँ पे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे हम बात करेंगे एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का। तो लगभग 4 से 5 पार्ट बनेंगे, तो सारा कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको रिवाइज करना है। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको कम से कम 3 से 4 बार एक बार आपको देख लेना है। और काम क्या करना है आपको, तो सबसे पहला काम ये करना है भाई, वीडियोस में तभी कंटिन्यू रखूँगा जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ चैनल को, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।